12 अक्टूबर 1972 फ्लाइट नंबर 571 जमीन से हजारों फीट ऊपर एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ और जो पैसेंजर्स बचे रह गए उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों को खाना। तो चलिए जानते हैं इतिहास की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली कहानी। साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स, उनके फैमिली मेंबर्स और उनके यार दोस्तों। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स हैं जिनमें 9 क्रूज मेंबर्स हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है। इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है और पायलट को पूरा भरोसा था कि 1 घंटे के बाद वो सही सलामत सैंटियागो में पहुंच जाएंगे। ये प्लेन करीब 18,000 फीट के ऊपर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था, लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वह अपनी लोकेशन का रफ आकलन करता रहा और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर ATC से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी। तो ATC ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी। 3:21 को जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है और पीछे शीट के 3 पैसेंजर्स हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और वो भी टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्टी बचा था जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है और प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी हालत में है। उन्हें ये भी नहीं पता कि इस समय वो कहां पर है। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। परेशानी ये थी कि जल्द ही शाम होने वाली थी, इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन था क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जल्दी ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था और प्लेन भी सफेद रंग का था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके सिर्फ आज की रात काट ले, कल तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा, और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात को कैसे भी करके काट लेते हैं। लेकिन जो रात गुजरी इनके लिए बहुत भयानक थी। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से उड़कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो नीचे नजर ही नहीं आ रहे थे और दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन भी बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं, मदद कब तक आएगी ये कहा नहीं जा सकता। इस वजह से वो प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वो पानी की व्यवस्था तो कर लेते थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, मदद मिल नहीं पा रही। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है। अब इन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे और उधर 8 दिनों के बाद सर्च अभियान 2 महीनों के लिए रोक दिया जाता है क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। ऑफिशियल्स को ये लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके होंगे। इस वजह से उनकी मुर्दा बॉडी को 2 महीने के बाद खोजकर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हीं की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट नंबर 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अभी तक तो उनको अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन वो अब रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे।
उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपने फैमिली मेंबर्स और उन यार दोस्तों की मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया, क्योंकि इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक और झटका दिया। वो रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिनों का समय लग जाता है। अब इन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। और उनमें से 3 लोग इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। और क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को ये तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है, तभी इनकी नजर प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। जब वो उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है और आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। प्लेन के उस पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिली, जिसे कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके वो बचाव दल को बुला सके। कुछ दिनों तक इन्होंने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। और अब ये तीनों नौजवान कनेसा, पराडो और विजेंटन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती इन्हें मिल पाएगी या नहीं। उनको बस ये लग रहा था कि उनको इस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और उन्हें मदद मिल जाएगी, और उन्हें उम्मीद थी कि वो 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने साथ में सिर्फ 3 दिनों के लिए ही मीट की सप्लाई रखी। इन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया था और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सोते। चौथे दिन की सुबह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि वो इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वो गलत दिशा थी। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब कि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि विजेंटन वापस लौट जाएगा और पराडो और कनेसा आगे बढ़ते रह गए। कुछ दिनों के बाद इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। वो उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें एक इंसान दिखाई देता है। पिछले 9 दिनों में इन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हैकिंग की थी और इन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो इंसान टुमारो बोलकर चले गए। लेकिन अगले ही दिन वो इंसान फिर से वापस आया और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। नंदो पराडो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उस इंसान ने उस पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ था। वो इंसान जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया और जल्द ही चिल्ली की एयर फोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कनेसा को हेलीकॉप्टर में बैठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इस क्रैश के बाद 45 में से टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी थी।